आप लोगों का स्वागत है एक नई स्टोरी में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। CH1 जबरदस्ती की शादी। दिल्ली हौज खास मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक लड़का अपनी ब्लैक मर्सिडीज के पास खड़ा बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखे जा रहा था। इस वक्त घड़ी में टाइम देखते हुए उसका ऑरा इतना शानदार लग रहा था कि दूर से अगर कोई उसे एक नजर देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दिल्ली शहर का मशहूर बिजनेसमैन और एक नामी साइंटिस्ट अभिमन्यु मेहरा था, जिसे मेडिसिन के फील्ड में अपनी शानदार इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। जब उस लड़के से रहा नहीं गया तो उसने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, और कितना वक्त लगेगा असिस्टेंट अचल। अपने बॉस की बात सुनकर वो लड़का जल्दी से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ एक के बाद एक कई सारी गाड़ियाँ आकर रुकी। एक लड़की के लिए इतने सारे लोगों की फौज देखकर अभिमन्यु ने पलटकर अचल की तरफ देखा और कहा, एक मामूली सी लड़की के लिए इतना इंतजाम, तुम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं देने लग गए हो उसे अभी से। अचल ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और फिर डरते हुए कहा, वो कोई मामूली लड़की नहीं है बॉस, वो ACP ऑफ दिल्ली पुलिस है। क्या आपको वाकई में लगता है कि उन्हें यहाँ तक लेकर आना, वो भी बिना किसी मुसीबत के, हमारे लिए आसान बात थी? अपने असिस्टेंट को इस तरह से अपने सामने अपने ही दुश्मन की तारीफ करते देखकर अभिमन्यु को काफी गुस्सा आ गया था और उसने अचल पर चिल्लाते हुए अचल से कहा, अपनी जान प्यारी है ना अचल ठाकुर, तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद ही रखो तुम। उसके बाद अभिमन्यु आगे आया और उन गाड़ियों के पास खड़े अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, घसीटकर बाहर निकालो उसे अभी के अभी, ताकि उसके साथ साथ अचल को भी उस लड़की की असली औकात पता चल जाए। अभिमन्यु का ऑर्डर मिलते ही उसके गार्ड्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठी लड़की को एक झटके में बाहर खींचते हुए अभिमन्यु के सामने फेंक दिया। तो ये देखकर अभिमन्यु ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए एक नजर अचल की तरफ देखा और फिर उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे जमीन से उठाकर एक झटके में ही खड़ा कर दिया। ये सब अभिमन्यु ने इतनी बेरहमी से किया था कि ये देखने के बाद अचल भी एक पल के लिए सहर गया था, लेकिन वो अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अभिमन्यु के सामने काले लिबास में वो लड़की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। डर के मारे उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और होंठ तो पूरी तरह से सूख गए थे। उसके कदम इस कदर लखा रहे थे मानो वो किसी भी वक्त वहीं पर गिर पड़ेगी। एक पल के लिए तो ऐसा हुआ भी, जैसे ही वो लड़की गिरने वाली ही कि उसके सामने अपनी मर्सिडीज से टिक कर खड़े अभिमन्यु ने अपने उल्टे हाथ को उसके पेट के पास ले जाकर उसे गिरने से रोक दिया और तिरस्कार से उसकी तरफ देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे अरे, खुद को संभालिए ACP माहिरा, अभी तो और भी बहुत से मौके आएंगे आपके पास गिरने के लिए। आप अभी से अपनी एनर्जी वेस्ट करेगी तो आगे मेरे सामने टिकेंगी कैसे? चलिए, अब अगर आपका ये रोने धोने वाला मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम चलकर शादी कर सकते हैं? ये सुनकर माहिरा कातर नजरों से अपने सामने खड़े इस इंसान को देखने लगी, जो कि कल तक उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। माहिरा ने आज तक जितनी रिस्पेक्ट अपने डैड को दी थी उतना ही सम्मान उसने इस आदमी का भी किया था, लेकिन आज यही इंसान उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डेविल बन गया था। बेशक अभिमन्यु ने माहिरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका ये हाथ माहिरा को थामने के लिए नहीं बल्कि एक बार फिर से माहिरा को सबके सामने जलील करते हुए वहां गिराने के लिए बढ़ाया था। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं और माहिरा अब भी अपनी जगह पर ही खड़ी है, तो ये देखकर अभिमन्यु इस कदर गुस्से में पागल हो गया था कि आज अगर उसे इस लड़की से शादी न करनी होती तो वो इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता। उसके बाद अभिमन्यु ने अपनी सधी हुई वार्निंग वाली टोन में माहिरा से कहा, मैडम माहिरा, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप ये शादी नहीं करती हैं तो अंजाम आपके परिवार को ही भुगतना होगा, समझ गई ना आप? क्या पता कब कहाँ कैसे कोई आपकी माँ के साथ। खबरदार मिस्टर मेहरा, अब और नहीं। अभिमन्यु अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी माहिरा अचानक से उस पर चीख उठी। माहिरा के इस तरह से खुद पर चिल्लाने से अभिमन्यु ने चारों तरफ देखने लगा कि कहीं किसी ने ये सब देख तो नहीं लिया है। क्योंकि अभिमन्यु एक VIP था तो अचल ने पहली ही सिक्योरिटी के मद्देनजर वहां से कॉमन पब्लिक को हटवा दिया था, लेकिन फिर भी वहां पास ही से गुजर रहे दो लोगों ने माहिरा की आवाज सुन ली थी, तो ये देखकर अभिमन्यु को बुरी तरह से गुस्सा आ गया और उसने आगे बका माहिरा का मुंह कस के पकड़ लिया और उसे गाड़ी के बोनट पर गिराकर बुरी तरह कुचलने की कोशिश करने लगा। माहिरा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाती रही, लेकिन अभिमन्यु ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक माहिरा का एक साइड का दांत नहीं टूट गया। उसके बाद अभिमन्यु ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके हाथ पर अपना जूता रखकर उसे बुरी तरह से मसलते हुए कहा,
क्योंकि आज मुझे तुमसे शादी करनी है, तो एक दिन के लिए मैं तुम्हारा ये गुनाह माफ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझ पर चिल्लाना तो दूर, अपना मुंह खोलने की भी कोशिश की ना, तो मैं उसी वक्त तुम्हारे हल्क से जुबान बाहर निकाल लूंगा। माहिरा अभिमन्यु के इस बर्ताव के कारण डर से थर थर कांप रही थी, तो माहिरा की ये हालत देखकर अभिमन्यु अपनी जीत पर मुस्कुराया और फिर अपने एक सबॉर्डिनेट से कहा, उन दोनों आदमियों के कान में गोली मारकर खुद को भी शूट कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग भूल गए थे तो मैं याद दिला देता हूँ कि मैंने कहा था कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक कोई आदमी तो क्या यहाँ एक परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन देखो तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा। उस सबॉर्डिनेट ने सर झुकाकर अभिमन्यु की बात सुनकर सहमति में अपना सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। और अगले 5 मिनट में वहाँ 3 बार फायरिंग की आवाज सुनाई दी। माहिरा ने जब सर उठाकर देखा तो वहाँ से कुछ दूरी पर 3 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से बिफर उठी और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बुरी तरह से रोने लगी। ये देखकर अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद पास ही खड़े अपने असिस्टेंट अचल से कहा, ये 2 मिनट में अंदर आ जानी चाहिए। अगर ये खुद ना आए तो इसे घसीट कर ले आना, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो ब्रिजेश की तरह तुम भी खुद को गोली मार लेना। अभिमन्यु के जाने के बाद अचल ने 2 सेकंड के लिए माहिरा को दुखी होकर देखा और फिर उसके पास जाकर कहा, मैडम अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी खुद को गोली मार लूंगा, क्योंकि किसी औरत के साथ जबरदस्ती करना मेरे वश की बात नहीं है। माहिरा ने ये सुना और रोते हुए अचल से कहा, अचल तुम तो सब जानते हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? आखिर हो क्या गया है अभिमन्यु सर को? तुम देख रहे हो ना कि वो किस कदर बर्बरता पर उतर आए हैं मेरे साथ। कम से कम मुझे मेरा गुनाह तो बताओ, आखिर मैंने किया क्या है? किसी से जबरदस्ती शादी करना क्या कोई अच्छी बात है? लेकिन अचल ने माहिरा के इस सवाल का जवाब देने के बजाय तुरंत पीछे हटकर अपने हाथ ऊपर खड़े करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कह रही हैं प्लीज जल्दी कहिए, क्योंकि आपने तो पहले ही अपनी बात कहने में 2 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, तो अब मुझे खुद को शूट करना होगा। इतना कहकर अचल अपनी गन लोड करने लगा, तो ये देखकर माहिरा ने आगे बका उसके हाथ से गन छीन ली और कहा, आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है असिस्टेंट अचल। अब जब मेरे भगवान ने खुद मेरे भाग्य में ये सब लिखा है तो मैं उनकी दी हुई ये सजा भोगने को तैयार हूँ। कहते हुए माहिरा बुरी तरह से सिसक कर रोने लगी थी। ये देखकर अचल ने एक राहत भरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से कहा, थैंक गॉड कि ये जल्दी मान गई, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य होने से कोई भी नहीं रोक पाता। उसके बाद अचल ने माहिरा को एक टिश्यू पकाया और अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। माहिरा जैसे जैसे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरफ जाने के लिए अपना एक एक कदम बढ़ा रही थी, उसका दिल बार बार उससे चीख कर एक ही बात कह रहा था, इस जबरदस्ती की शादी में बंधने की बजाय यहाँ से किसी तरह से अपनी जान छुड़ा के भाग जा माहिरा। लेकिन माहिरा ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को समझाते हुए कहा, तुझे ये करना ही होगा माही, तू इस तरह से स्वार्थी नहीं हो सकती। सोच, अगर तू आज यहाँ से भाग भी जाती है तो उसके बाद ये आदमी क्या करेगा तेरे परिवार के साथ? यहाँ सवाल परिवार का है माही, यहाँ सवाल तेरी छोटी बहनों का है। अगर उनकी जिंदगी संवारने के लिए तुझे खुद को बर्बाद करना भी पड़े तो हो जा बर्बाद। वो कहते हैं ना कि महानता इसमें नहीं है कि आप कई जिंदगियां उजाड़ कर अपनी दुनिया बसाओ, बल्कि महानता तो इसमें है कि अगर आपकी जिंदगी उजड़ने से कईयों की जिंदगी संवर रही है तो शौक से उजड़ जाओ। माहिरा अपने ख्यालों में गुम का बचल के पीछे पीछे चलते हुए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ गई थी, उसे पता ही नहीं चला। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब अभिमन्यु के वो भयंकर शब्द उसके कानों में पड़े, जाने मन आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। अभिमन्यु के मुंह से खुद के लिए जाने मन शब्द माहिरा को एक गाली की तरह लग रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर तिरछी नजरों से अभिमन्यु के हाथ को अपनी कमर पर देखा तो अनजाने में ही उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और माहिरा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल अभिमन्यु को मार बैठेगी। पास में खड़े अचल की नजर जब माहिरा के हाथ पर गई तो वो जल्दी से उन दोनों के पास आया और माहिरा को चेयर ऑफर करते हुए कहा, मैडम प्लीज आप यहाँ बैठिए। अचल की आवाज सुनकर माहिरा ने गुस्से में घूरकर उसकी तरफ देखा तो उसकी बगल में बैठा अभिमन्यु जल्दी से माहिरा के कान में कहा, यहाँ ज्यादा अपने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है माहिरा खन्ना। अगर अभी मेरी सटक गई ना तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे राम नाम सत्य कराने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जानती हो ना किसका? अभिमन्यु की चेतावनी सुनकर माहिरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो अभिमन्यु ने अपने जूते से उसके पैर को मसलते हुए धीमी आवाज में फिर से उसके कान में कहा, मेरे सामने आंखें नीचे एसीपी
वरना अगली बार मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें ही निकलवा लूंगा, समझी? अब चुपचाप शादी करो, वरना तुम्हें बाद में अपने इस फैसले पर बहुत अफसोस होगा। अभिमन्यु की इस चेतावनी के बाद माहिरा किसी तरह से अपना गुस्सा पीकर रह गई और चुपचाप शादी के सारे प्रोसीजर फॉलो करने लगी। माहिरा को इस तरह से अपने इशारों पर नाचते देखकर अभिमन्यु उस पर तंज कसते हुए कहा, उफ ये गुलामी, उफ ये गुलाम, बाय गॉड मजा बहुत आएगा तुम्हें तड़पाने में। कहते हुए अभिमन्यु ने माहिरा को देखकर अपनी आई विंक कर दी तो माहिरा ने चिक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लगभग आधे घंटे बाद ही माहिरा के हाथ में उनकी शादी का सर्टिफिकेट था, जिसमें अभिमन्यु जितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था, माहिरा उतने ही दर्द के साथ आंखों ही आंखों में रो रही थी। एस्टरिस्क जारी। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण एसीपी माहिरा को जबरन करनी पड़ी एक अमीर बिगड़ैल बिजनेसमैन से शादी? क्या अपने परिवार की खातिर माहिरा हो जाएगी यूं ही बर्बाद, या फिर ये है उसकी कोई सोची समझी चाल? CH2 माहिरा के प्लान्स। वसंत विहार मेहरा मेंसन में इस वक्त पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ था। एक लड़की कफन में लिपटी हुई हॉल के बीचों बीच लेटी हुई थी और उसके आसपास काफी सारी औरतें बुरी तरह से रोए जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर उस लड़की के सिरहाने बैठी औरत के पास आई और उनके हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए कहने लगी, अंजलि बेटा, संभालो खुद को, तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मीरा अब वापस नहीं आएगी, लो थोड़ा पानी पी लो। उस बुजुर्ग महिला के इतना कहते ही मीरा के सिरहाने बैठी अंजलि जी ने उनके हाथ में पकड़े पानी के गिलास को जोर से हाथ मारकर दूर फेंकते हुए कहा, पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं। यहाँ आपके लाडले ने मेरी बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया है और आप मुझे पानी पीने की सलाह दे रही हैं, वो भी ये कहते हुए कि मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। अरे थोड़ी सी शर्म वगैरह बाकी भी है या नहीं आप लोगों में? इतना कहकर अंजलि जी एक बार फिर से सिसकने लगी थी तो उनके बगल में बैठी उनकी छोटी बहन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, दीदी प्लीज शांत हो जाइए, ये वक्त होश खोने का नहीं बल्कि होशोहवास में काम लेने का है। इनके पोते ने हमारी मीरा की जान ली है, हमें उसे हर हाल में जेल पहुंचाना है और उसके लिए आपका और जीजू का होश में होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से अपना आपा खो देंगी तो जीजू को और आपकी बाकी बेटियों कौन संभालेगा? प्लीज शांत हो जाइए। उसके बाद आयुषी जी ने सामने खड़ी उस बुजुर्ग महिला की तरफ देखते हुए कहा, तो बताइए हमारी मीरा की इतनी बेरहमी से जान से मारने के बाद कहाँ मुंह छुपाकर बैठा है आपका पोता? बाहर निकालिए उसे अभी के अभी, मैं आज उसकी कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए खुद थाने लेकर जाऊंगी। इतना कहने के बाद आयुषी जी पूरे घर में चारों तरफ देखकर चिल्लाते हुए अभिमन्यु को पुकारने लगी, बाहर निकलो अभिमन्यु मेहरा, अपनी बीवी की हत्या करने के बाद कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हो तुम? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम, अब क्या हुआ? पुलिस के डर से कहाँ छिपकर बैठ गए तुम? बाहर निकलो अभी के अभी। आयुषी जी को इस तरह से चीख चीख कर अभिमन्यु को पुकारते देखकर वहीं थोड़ी दूर पर बैठी अभिमन्यु की मां ने उस बुजुर्ग महिला के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, मां जी आप इन्हें समझाएं ना कि ये इस तरह ना चीखे चिल्लाएं, क्योंकि अभी के लिए तो अभिमन्यु घर पर नहीं है, लेकिन अगर उसने इनकी ये लाउड वॉइस इस घर में सुन ली तो आप तो उसका गुस्सा जानती ही है ना, वो भौकाल मचा देगा इनकी जिंदगी में। आयुषी जी ने शायद ज्योति जी की कही ये बात सुन ली थी तो वो उनके पास आई और उनकी बाहम पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाते हुए उनसे कहा, आपका बेटा हमारी जिंदगी में भौकाल मचा देगा? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि वो सच में ऐसा कुछ कर पाएगा? तो मैं ना आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितनी तबाही उसे मचानी थी वो मचा चुका है, अब बारी हमारी है। और अगर आपका बेटा वाकई में इतना बहादुर है तो लेकर आइए ना उसे यहाँ हमारे सामने। क्यों चूड़ियां पहनाकर कहीं छुपा दिया है अपने लाडले को आपने? आयुषी जी की ऐसी उकसाने वाली बातें सुनकर ज्योति जी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए उनसे कहा, भगवान के लिए शांत हो जाइए आयुषी बहन, आप अभिमन्यु के गुस्से को जानती नहीं हैं। अगर गलती से भी उसने आपकी बातों को सुन लिया ना तो उसके बाद यहाँ जो कुछ भी होगा उसे तो हम खुद भी नहीं रोक पाएंगे। ये सुनकर आयुषी जी ने आंखें सिकोड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपका आपके बेटे पर कोई जोर नहीं है, वो चाहे जो कर ले लेकिन आप उसके गलत के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकती। और तो और आप उल्टा हमें भी अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रही हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मिसेज चिराग मेहरा की हम लोग आपकी तरह आपके पति या बेटे के गुलाम नहीं है जो उनकी हर हरकत को आंख बंद करके नजरअंदाज कर दे। आयुषी जी का ये कटाक्ष सुनकर ज्योति जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रही हैं आयुषी बहन, इसमें भला गुलाम और गुलामी की बातें कहाँ से आ गई? मैं तो आपसे बस इतना कह रही हूँ कि अभी अभिमन्यु घर पर नहीं है,
इसलिए आपका मेरे बेटे पर ये इल्जाम लगाना कि उसने आपकी बेटी को जलाकर मार दिया है, सरासर गलत बात है। कम से कम एक बार मेरे बेटे को घर तो आ जाने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आरोप आप लोग मेरे बेटे पर लगा रहे हैं उस बेचारे को इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। ज्योति जी के इतना कहते ही आयुषी जी और अंजलि जी को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। अंजलि जी ने ज्योति जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा? अभी अभी आपने मिसेज मेहरा की आपके बेटे पर जो हमने हमारी बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है वो सरासर गलत बात है। अगर ऐसा है तो जवाब दीजिए, किसने किया है ये सब, बताइए। है कोई जवाब आपके पास? अपनी बात कहते हुए अंजलि जी ने ज्योति जी का हाथ बुरी तरह से मरोड़ दिया था तो ज्योति जी ने उन्हें खुद से दूर धकेलते हुए कहा, अब आप बदतमीजी कर रही हैं अंजलि बहन। मैं कह रही हूँ कि अपनी हरकतों पर लगाम लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में इसके लिए पछताना पड़ जाए। ज्योति जी ने जैसे ही ये बात कही कि उनके इतना कहते ही मेहरा हाउस में दोनों पक्षों के बीच घमासान छिड़ गया था। एस्टरिस्क दूसरी तरफ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलकर अभिमन्यु आकर अपनी कार में बैठ गया और अचल को इशारे से कुछ पैसे माहिरा को पकड़ाने को कह दिया। अचल को बेचारी माहिरा पर तरस तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे कमीने इंसान को कौन सा किसी की हालत से कोई फर्क ही पड़ता था। अचल ने आकर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर माहिरा को वो पैसे ऑफर किए तो माही उन पैसों को लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अभी अपने घर भी तो जाना था और उसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उसके बाद माही ने सड़क पर आकर एक ऑटो रुकवाया और हल्की आवाज में उससे कहा, भैया लोधी कॉलोनी ले लो। उस ऑटो वाले ने माहिरा को बैठने का इशारा किया और ऑटो स्टार्ट करके वहां से निकल गया। माहिरा ऑटो के मिरर से अभिमन्यु की गाड़ी को खुद से दूर और दूर होते हुए देख रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उसके मन को अजीब सी शांति थी, क्योंकि अभिमन्यु ने भूल से शादी के पेपर्स भी उसके हाथ में पकड़ा दिए थे और साथ ही खुद से बचने का माहिरा को एक गोल्डन चांस भी दे दिया था। माहिरा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कर माही, लेकिन तेरे घर वालों के सामने तेरे और अभिमन्यु की इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? माहिरा दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने लगी कि वो कमीना तो वैसे भी जाकर घर वालों को पहले सब कुछ बता देने ही वाला है, क्योंकि उसे तो लोगों के जले पर नमक छिड़कना बहुत अच्छे से आता है। तभी माही के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन एक मिनट, उसके बता देने से क्या ही होगा, कौन सा तेरा परिवार अब उसकी एक भी सुनने वाला है। माहिरा ने खुद को ही समझाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर माही, सबसे पहले किसी भी हाल में आज के आज दिल्ली से बाहर निकल जा, उसके बाद बाकी की बातें बाद में सोच लेना। फिर माहिरा का दुखी दिल माहिरा से बोला, लेकिन माही तू यहाँ से कैसे जा सकती है? भूल मत उस घटिया इंसान ने तेरे साथ क्या किया है, और वो भी बिना किसी वजह के। और तू खुद भी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी खुद को उससे नहीं बचा पाई। अगर उसने वाकई में तेरे परिवार के साथ कुछ कर दिया तो। लेकिन एक बार फिर माहिरा का अडियल दिमाग ने माहिरा से कहा, इस दिल की ऐसी इमोशनल बातों में मत आना माही, ये तुम्हें इसी तरह उकसा कर किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही देगा। देखा नहीं आज सुबह ही इसकी बात सुनने की वजह से तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर तुम उस अभिमन्यु मेहरा का फोन उठाने के बाद एक बार अपने परिवार से भी बात कर लेती तो कम से कम तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ना पड़ता ना। खैर अब छोड़, जो हो गया सो गया। किसी तरह इस दलदल से बाहर निकलने का सोच किस तरह से तू अपनी शादी का सच छुपा सकती है। रास्ते में माही का ऑटो बस कुछ मिनट के लिए रुका और उसके बाद वो अपनी ही रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगा था। इसी बीच माही अपने ख्यालों में गुम कुछ प्लान्स बना रही थी इस जबरदस्ती की शादी से बचने का, और उसे पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हो गया और वो फाइनली घर पहुंच गई। माहिरा को होश तो तब आया जब ऑटो ड्राइवर ने फाइनली उसे आवाज देकर कहा, अरे मैडम चलिए उतरिए, आपका घर आ गया। ये सुनते ही माहिरा अपने ख्यालों से बाहर आई और सोचने लगी, घर आ गया। लेकिन उसने तो ऑटो वाले को अपने घर का पूरा एड्रेस बताया ही नहीं था, वो तो बस इतना ही बोलकर बैठी थी कि लोधी कॉलोनी ले लो, तो फिर ये घर तक कैसे ले आया। लेकिन तभी कोई आकर ऑटो के पास खड़ा हो गया और उसने धीरे से माहिरा से कहा, चले मैडम। ये आवाज सुनते ही माहिरा तो मानो किसी बुरे सपने से जाग गई हो। उसने सर बाहर निकालकर देखा तो ये अभिमन्यु का असिस्टेंट वहां खड़ा अचल था। अचल को देखते ही माहिरा का मुंह खुला रह गया और कुछ देर के लिए वो कोई हरकत ही नहीं कर पाई। दूर खड़ा अभिमन्यु ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था और उसने 2 लेडी गार्ड्स को वहां बुलाया और माहिरा को खींचकर ऑटो से बाहर निकालने को कहा। जब वो गार्ड्स माहिरा की तरफ आ ही रही थी कि अचल ने वहां की स्थिति भांपते हुए जल्दी से माहिरा से कहा,
मैडम आप खुद ही बाहर आ जाइए ना, क्यों आप बॉस को कोई भी मौका दे रही है अपनी इंसल्ट करने का। माहिरा अचल के कहने का मतलब समझ गई और इसीलिए बिना देर किए वो जल्दी से ऑटो के बाहर कूद गई। एक बार फिर से अपने मन की ना होने पर अभिमन्यु ने चिकर अचल की तरफ देखा तो अचल ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। माहिरा भी अभिमन्यु के इस तरह मुंह बनाने का कारण समझ गई थी। कहीं न कहीं वो भी इस सब से बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। उसे कहाँ पता था जिस ऑटो वाले को वो लोधी कॉलोनी का एड्रेस देगी वो यहाँ इस तरह से उसे वसंत विहार अभिमन्यु के घर पर लाकर पटक देगा। कहाँ तो बेचारी माहिरा यहाँ से दिल्ली छोड़कर भागने का प्लान बना रही थी और कहाँ उस ऑटो वाले की बेवकूफ़ी की वजह से उसी नर्क में आकर फंस गई थी जिससे बाहर निकलने के सपने अभी थोड़ी देर पहले तक वो खुद ही देख रही थी, लेकिन अब तो वो उसी मुसीबत में आकर फंस गई थी। अभिमन्यु जानता था कि माहिरा खुद से चलकर तो घर के भीतर जाने से रही, तो वो जल्दी से उसके पास आया और माहिरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर के भीतर ले जाने लगा। जब वो लोग मेन गेट से भीतर आ ही रहे थे कि अभिमन्यु वहां तैनात पुलिस फोर्स को देखकर गुस्से में पागल हो गया था। उसने सवालिया नजरों से माही की तरफ देखा तो माही ने जल्दी से ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, ये मैंने नहीं किया। माहिरा की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने घूरकर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसके कान में कहा, वैसे मुझे तुम्हारी कही किसी भी बात का विश्वास तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर इसमें तुम्हारा वाकई में हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु माहिरा को अपने साथ बुरी तरह से खींचते हुए आगे बढ़ गया तो माहिरा ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने मन में कहा, कौन किसकी खाल उधेड़ेगा ये तो आने वाला वक्त है बताएगा मिस्टर मेहरा। चतुरी सच्चाई पता चल गई। अभिमन्यु जानबूझकर माहिरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आया। अचानक हुए इस तरह के शोर को सुनकर अनायास ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई जहां से अभिमन्यु माहिरा को बुरी तरह से खींचते हुए घर के अंदर ही लेकर आ रहा था। अंजलि जी ने जब उस लड़के को अपनी छोटी बेटी इस तरह खींचकर लाते हुए देखा तो उनका कलेजा किसी अनहोनी के डर से धक से रह गया था और उन्होंने की पकड़ से माहिरा का हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम अभिमन्यु मेहरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी माही को इस तरह से हाथ लगाने की। लेकिन अभिमन्यु ने अंजलि जी की तरफ ध्यान न देते हुए माहिरा से सवाल किया। अभिमन्यु माहिरा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, जान तुमने अभी तक अपनी मम्मी को हमारे बारे में बताया नहीं। अभिमन्यु को इस तरह माहिरा को जान बुलाते सुनकर अंजलि जी चौंक गई और माहिरा की तरफ देखने लगी। माहिरा ने अभी भी अपना सर झुका रखा था। इतने में ही अंजलि जी की छोटी बहन आयुषी जी उन दोनों के पास आई और माहिरा को अभिमन्यु से अलग करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी माहिरा को जान कहकर बुलाने की। तुम तो निहायत ही बेशर्म हो। यहाँ घर में तुम्हारी ब्याहता की लाश रखी हुई है जिसे तुम लोगों ने अभी तक पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं जाने दिया, और इतना सब होने के बाद हमारी माही पर इस तरह हक जताने से मतलब क्या है तुम्हारा। आयुषी जी की बात सुनकर अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, अरे मौसी जी, आप शायद भूल रही है कि मीरा मेरी ब्याहता थी मतलब वो अब थी हो चुकी है, नहीं है वो इस दुनिया में। और रही बात माही को जान बुलाने की, तो अब ये मेरी धर्म पत्नी है ना भाई, तो अब मैं ऐसे ही जान कहकर बुलाऊंगा ना। ये सुनते ही आयुषी जी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाए और उन्होंने तड़ाक से अभिमन्यु के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बदतमीज कहीं के, लगता है तुमने अपना दिमागी संतुलन ही कहीं खो दिया है। चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते तुम। अभिमन्यु को आयुषी जी की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने तत्काल ही अपने बॉडीगार्ड को आवाज लगा दी, भावेश। उसके आवाज देते ही किसी ने दो जोरदार थप्पड़ आयुषी जी को लगा दिए, जिस कारण वो लखा कर वही जमीन पर गिरने लगी, लेकिन अंजलि जी और माहिरा ने उन्हें गिरने से बचा लिया। अभिमन्यु की दादी और माँ भी उसकी इस हरकत पर चिल्ला उठे, अब ये सब आखिर है क्या, तुम इतने बदतमीज कब से हो गए। सुहासिनी जी जल्दी से आयुषी जी के पास आई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आयुषी बेटे हमें माफ कर दीजिए, इस लड़के की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आयुषी जी ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए कहा, अगर इतनी ही शर्म आ रही है ना आप लोगों को या इतना ही बुरा लग रहा है तो एक बात बताइए ना, इसे जन्म से ही अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे दिया आप लोगों ने। अगर इसे अच्छे संस्कार मिले होते तो कम से कम आप लोगों को आज ये दिन तो न देखना पड़ता। अभिमन्यु की माँ ज्योति का तो ये सुनकर सर ही झुक गया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए आयुषी जी से कहा, हमें माफ कर दीजिए आयुषी बहन, वाकई में हमारे संस्कारों में ही खोट होगी जो ये लड़का इस हद तक बिगड़ गया है। हमने अगर इसे महिलाओं की इज्जत करना सिखाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद ज्योति जी माहिरा के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें माफ कर देना बेटा, इसने तुम्हारे साथ जो भी बदसलूकी की हो उसके लिए।
माहिरा ने रोते हुए ज्योति के हाथ पकड़ लिए, लेकिन तभी अंजलि जी ने माहिरा को एक साइड कर दिया और कहा, माफी तो आप लोगों के लिए बहुत ही आम सी चीज है मिसेज मेहरा। पहले गुनाह करो और फिर उसके बाद ये मेलोड्रामा दिखाकर माफी मांग लो। हमें सच समझ में आता है कि असल में खराबी आपके संस्कार में नहीं बल्कि आपके खून में ही है। उद्धरण चिन्ह, बस एक शब्द और नहीं। अभिमन्यु अंजलि जी को उंगली दिखाते हुए कहा, अगर खराबी हमारे खून में है ना तो आपका खून भी कुछ खास साफ नहीं है मिसेज खन्ना। पूछिए जरा अपनी लाडली से, जिस इंसान पर उसकी बड़ी बहन की हत्या का आरोप लगा है, इसने भला उसी इंसान से शादी कैसे कर ली? और इसने तो इस बात परवाह भी नहीं की कि अभी तो इसकी बड़ी बहन का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। अभिमन्यु की बात सुनकर अंजलि जी को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उन्होंने एक नजर माहिरा को देखा जो कि सर झुकाए खड़ी थी। वो तुरंत अपनी बेटी के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माही, ये लगता झूठ बोल रहा है ना? बोलो, कह दो कि इसने अभी अभी जो कहा वो सरासर झूठ है। लेकिन माहिरा डर, शर्म और दुख के कारण अपना सर भी ऊपर नहीं उठा पाई तो अंजलि जी तो गश खाकर वहीं गिरने वाली थी। जब माहिरा ने जैसे ही उन्हें संभालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो अंजलि जी ने उसे वहीं खुद से दूर रहने का इशारा कर दिया। अपनी मां की इस चेतावनी को देखकर माहिरा की आंखों में से आंसुओं की धार गिरने लगी, जबकि आयुषी को तो ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उन्हें किसी बुरे सपने में लाकर जगा दिया हो। आयुषी ने माहिरा की ठुड्डी पकड़ते हुए कहा, माही, ये सब क्या है? तुम हमें कुछ बताती क्यों नहीं? कह दो ना कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलो ना, तुम आखिर इस तरह बुक बनकर क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। माहिरा से कुछ कहते नहीं बन रहा था। आखिर इस मौके पर वो जवाब देती भी तो क्या? उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बड़ी बहन उसकी आंखों के सामने ही जमीन पर कफन में लिपटी पड़ी हुई थी और उसका परिवार यहाँ विलाप कर रहा था, और ऐसे मौके पर ही उसने अपनी बहन के हत्यारे पति से शादी भी कर ली थी। अब भला इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता था? माहिरा ने आयुषी जी की दोनों बाजुएं पकड़ते हुए कहा, मासी, मैं आप सबको सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें दी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह, मीरा के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है या नहीं, ये हमें तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस हमें सच बताओ माही, कि तुमने इस कमीने से शादी क्यों की? अंजलि जी ने आंखों में आंसू के साथ साथ भरपूर गुस्सा लिए हुए माहिरा से कहा। उनके मुंह से खुद के लिए कमीना लफ्ज सुनकर अभिमन्यु का पारा और भी ज्यादा हाई हो गया और वो अंजलि जी को उंगली दिखाते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज सासू माँ। अगर आपने एक और बार मुझे गाली दी तो ध्यान रहे कि अगली बार आप कुछ और बोलने के काबिल नहीं रह जाएंगी। ये सुनकर सुहासिनी जी चलकर अभिमन्यु के पास आई और उसे लगातार थप्पड़ लगाते हुए कहा, बदतमीज, यही संस्कार दिए हैं क्या हमने आपको, जो आप अपनी माँ जैसी महिला के साथ इतना घटिया बर्ताव कर रहे हो? अभिमन्यु ने सुहासिनी जी के हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने माथे से लगाते हुए कहा, दादी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके संस्कार इतने खराब नहीं हो सकते कि मैं किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार करूं, लेकिन आप नहीं जानती कि ये लोग कितने बुरे हैं। मैं बस इन्हें इनकी असल जगह बता रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, कौन सी असल जगह अभिमन्यु? बताओ कौन सी असल जगह? तुम खन्ना परिवार को अनिशा की मौत की वजह मानते हो ना? यही है ना तुम्हारी वो वजह जिसके कारण तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो? सुहासिनी जी ने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु से छुड़ाते हुए कहा। ये सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और उसने अपना मुंह मोड़ लिया। सुहासिनी जी अभिमन्यु का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अभी मेरे बच्चे, अनिशा तुम्हारे लिए सही नहीं थी। गलत तो उसके परिवार ने किया हमारे और आपके साथ। उन्होंने अपनी बेटी की इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई और जब उस सच का खुलासा हुआ तो इसमें किसी की गलती भला कैसे हो सकती है? वो तो भला हो मीरा का कि उसने सही समय पर हमें अनिशा की सच्चाई हमें बता दी, वरना हम तो समाज में किसी को भी मुंह तक नहीं दिखा पाते। इन लोगों ने तो उल्टा हमारे परिवार का भला किया है और तुम इन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अभिमन्यु ने कहा, आप किस भले की बात कर रही हैं दादी? इन लोगों ने कोई भला काम नहीं किया है। इन्हें किसने हक दिया मेरी अनिशा का सच दुनिया के सामने लाने का? आपको इसमें अपना और अपने खानदान का भला दिखता हो तो दिखे, लेकिन इस लड़की मीरा ने और इसके परिवार ने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी। इस पर सुहासिनी जी ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अभिमन्यु? बेटा हमारी बात सुनो, ये सब बहुत ही गलत चीज कर रहे हो तुम। किसी के लिए इस हद तक नफरत पालना हमें अक्सर तबाही की ओर ले जाता है। इस पर अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा, आप जो कहे दादी, लेकिन अब मैं किसी पर तरस नहीं खाने वाला।
किसी ने मेरी आशी पर तरस नहीं खाया था तो मुझे भी किसी से फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके इस परिवार के सभी लोग मेरी नफरत के शिकार होंगे। उसके बाद वो अंजलि की तरफ पलट गया और कहा, ध्यान से सुनिए, आज ही अपने सारे आंसू वेस्ट मत कीजिए। कल को आपकी दूसरी बेटी की मौत पर भी तो आपको छाती पीट कर रोना है ना। ये सुनते ही अंजलि जी माहिरा की तरफ दौड़ी, लेकिन अभिमन्यु के सबोर्डिनेट्स पहले ही उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए थे और माहिरा की चारों तरफ गार्ड्स का एक पूरा जत्था तैनात हो गया था। ये सब देखकर आयुषी जी ने अभिमन्यु की मां से कहा, ये लड़का ये सब क्या कर रहा है? आपका बेटा पागल हो गया है मिसेज मेहरा। भगवान के लिए आप इसे समझाए, वरना मजबूरन हमें पुलिस को भी इन सब में इन्वॉल्व करना ही होगा। इस पर अभिमन्यु ने आकर ज्योति जी और आयुषी जी के बीच में खड़ा होते हुए कहा, अच्छा तो आप हमें पुलिस का रौब भी दिखा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी लाडली भी तो एक पुलिस वाली ही है ना, तो फिर आप इसे ही कोई एक्शन लेने को क्यों नहीं बोलती? अभिमन्यु ने माहिरा की तरफ इशारा किया तो उसका सर अभी भी झुका ही हुआ था। तो आयुषी ने माहिरा से कहा, माही तुम इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी हो, कुछ कहती क्यों नहीं? अभिमन्यु आयुषी जी को उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मिस आयुषी, आपके पास ये एक आखिरी मौका है, अपनी लाडली की लाश उठाए और चलती बनिए यहाँ से, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा इसकी लाश को किसी गटर में फिकवाने में। आज अभिमन्यु पूरा तानाशाह बन गया था और अब तो वो न तो अपनी दादी की ही बात सुनने को राजी था और न ही अपनी माँ की बात। अंजलि और आयुषी ने जब माहिरा की तरफ देखा तो माहिरा ने भी नम आंखों से उन्हें मीरा की लाश को वहां से ले जाने का इशारा कर दिया। घर से जाते जाते आखिर तक अंजलि जी पलट पलट कर अपने जिगर के टुकड़े माहिरा को ही देखे जा रही थी। उनके घर से बाहर निकलते ही घर के दरवाजे धम्मस से बंद हो गए और माहिरा ने अभिमन्यु पर बिफरते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो तुम मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम अब मुकर रहे हो अभिमन्यु मेहरा। अभिमन्यु ने माहिरा का गला पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम्हारी माँ को बहुत शौक था ना अपनी बेटी को नामी मेहरा परिवार की बहू बनाने का, तो फिर ठीक है, बारी बारी से उनकी हर बेटी को ये मौका दिया जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी माँ का सपना पूरा जो हो रहा है ना मम्मा अजगल। माहिरा ने अभिमन्यु के सीने पर हाथ मारते हुए कहा, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो मिस्टर मेहरा? अभिमन्यु ने माहिरा के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें मरोड़ते हुए कहा, अभी तुमने मेरे घटियापने की हद देखी ही कहाँ है एसीपी खन्ना। बस थोड़ा वक्त दो मुझे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि घटिया होना किसे कहते हैं। CH4 नाकाम कोशिश। अभिमन्यु उसके बाद तुरंत अपने रूम की तरफ चला गया, जबकि माहिरा वहीं खड़ी शीशे में से अपनी माँ और मासी को बाकी घर वालों के साथ मीरा की लाश ले जाते हुए देख रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो माहिरा को इस बात का था कि उसकी बड़ी बहन के लिए यहाँ उसके परिवार में से सिवाय उसकी माँ और मासी की कोई और था ही नहीं। उसके पापा कौशल भी एक तरफ चुपचाप ही खड़े और बस सारा तमाशा होते देखते रहे। कौशल खुद DIG थे, लेकिन मेहरा हाउस में उन्हें इस तरह लाचार खड़े देखकर तो ये बात कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पुलिस में इतने अच्छे ओहदे पर होंगे। माहिरा ने अभिमन्यु के वहां से हटते ही तुरंत घर से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। सुहासिनी जी और ज्योति जी ने जब उसे वहां से जाने की कोशिश करते हुए देखा तो उन्होंने भी उसे इस घर से भगाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की कि पूरे घर में माइक पर अभिमन्यु की एक वार्निंग वाली आवाज गूंज गई। अपने स्टडी रूम की चेयर पर बैठे हुए अभिमन्यु ने CCTV फुटेज से नीचे हॉल में अपनी माँ और दादी को माहिरा को वहां से भगाने की नाकाम कोशिश करते हुए देखकर कहा, अगर आप में से जिस किसी ने भी इस लड़की की मदद की तो उसके साथ आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और अभिमन्यु मेहरा से रिश्ता तोड़ने का मतलब है सीधे सीधे उससे दुश्मनी मोल लेना। और आप में से जिस किसी में भी मुझसे दुश्मनी अफोर्ड करने का दम है वो आगे आकर इस लड़की की मदद बहुत खुशी से कर सकता है। अभिमन्यु की वार्निंग मिलाते ही मेहरा परिवार के लोग अभिमन्यु के डर से पीछे हट गए, लेकिन उसकी इस धमकी से माहिरा को तो जैसे फर्क ही ना पड़ा हो। और जैसे ही माहिरा ने खुद से आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोलना चाहा कि तभी एक महिला गार्ड ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर फेंकते हुए वापस वहीं खड़ी हो गई। क्योंकि माहिरा खुद भी पुलिस में थी तो सेल्फ डिफेंस उसे भी बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उस औरत के ऐसा करते ही माहिरा अगले ही पल अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हुई और लड़ने वाले पौज में आते हुए उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। माहिरा का इनविटेशन मिलते ही वो लेडी गार्ड एक बार फिर माहिरा पर हमला करने के लिए आगे आई, लेकिन इस बार वो माहिरा के इरादे से परिचित नहीं थी। तो जैसे ही वो लेडी गार्ड माहिरा के नजदीक आई तो माहिरा एकदम सीधी खड़ी हो गई, ऐसे जैसे अब उसका लड़ने का मूड ना हो।
माहिरा को इस तरह अचानक से पीछे हटते देखकर उसके नजदीक आ चुकी वो लेडी गार्ड बिना लड़े ही मिली अपनी इस जीत पर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी वहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। माहिरा ने सीधे खड़े खड़े ही अचानक से उस लेडी गार्ड के चेहरे पर इतनी जोर से लात मारी कि अगले ही पल वो गार्ड जमीन पर बेदम पड़ी थी और उसके चेहरे के बिगड़े हुए नक्शे को देखकर ऐसा लग रहा था माही ने एक ही बार में उसके चेहरे की हड्डियों का काम तमाम कर दिया था। उसके बाद माहिरा ने एक बार फिर से उस घर से भागने की कोशिश करनी शुरू की, लेकिन तभी उसके कानों में एक मासूम सी आवाज गूंजी, माहिदी, देखना मैं ना एक दिन आपसे आपका ही दुल्हा चुरा लूंगी, क्योंकि आपकी चॉइस ना सबसे बेस्ट होती है। माहिरा इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन तृप्ति की थी। माहिरा ने पलटकर देखा तो हॉल में लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो प्ले हो रही थी, जिसमें तृप्ति एक हैंडसम से लड़के को माहिरा के साथ खड़े देखकर उससे ये बात बोल रही थी। ये वीडियो देखने के बाद अभी माहिरा अपनी घबराहट शांत कर ही रही थी कि तभी वहाँ अभिमन्यु की आवाज गूंजी। अभिमन्यु इस वक्त भी अपने स्टडी रूम में ही था और वहीं से उसने कहा, मैडम वैसे आप इस घर से जाना चाहे तो जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि देखिए ना तृप्ति कितने प्यार से कह रही है कि वो आपसे आपका दुल्हा चुरा लेगी, क्योंकि आपकी चॉइस सबसे बेस्ट होती है ना। यू नो वॉट, इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। अंजलि खन्ना को तड़पाने के लिए जब मैं उनकी एक और लाडली बेटी को टॉर्चर करूंगा तो। इतना सुनने के बाद माहिरा की आंखें लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम अभिमन्यु मेहरा एक बात याद रखना मेरी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी। जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो सब एक दिन लौटकर तुम तक जरूर आएगा। वादा है मेरा, कल तक अगर मैंने तुम्हें अपनी बहन की हत्या के आरोप में जेल ना भिजवा दिया तो मैं भी माहिरा खन्ना नहीं। बेशक अभिमन्यु तक भी माहिरा की आवाज पहुंच गई थी और अपने वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए उसके हाथ अचानक से ही रुक गए थे। उसने एक बार माहिरा की बात सुनकर सामने कमरे में लगे शीशे की तरफ देखा और फिर बाथरूम में घुस गया। वहीं माहिरा नीचे हॉल में काफी देर तक चिल्लाते हुए अभिमन्यु को गालियां देती रही। जब काफी देर तक भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया और न ही माहिरा घर से बाहर ही जा पाई तो वो वहीं बैठकर रोने लगी। ज्योति जी ने जब अपने बेटे के कारण माहिरा की हुई इस दुर्दशा को देखा तो उन्होंने जल्दी से एक मेड को कहकर उसके लिए एक रूम रेडी करवाया और फिर माहिरा के पास आकर कहा, माही बेटा, मैं शायद तुम्हारी कोई हेल्प ना कर पाऊँ, लेकिन तुमसे बस इतना कहूंगी कि आखिर कब तक तुम इस तरह यहाँ हॉल में बैठी रहोगी। चलो मैंने तुम्हारे लिए एक रूम रेडी करा दिया है, तुम चलकर थोड़ा आराम कर लो। कहते हुए ज्योति जी माहिरा को लेकर जबरदस्ती एक कमरे के पास आ गई और माहिरा के लिए उस रूम का दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। माहिरा जब रूम में आई तो उसके हाथ में एक पर्ची थी जिसे खुद ज्योति जी ने उसे इस कमरे में लाते समय उसका हाथ पकने के बहाने चुपके से थमा दिया था। माहिरा ने वो पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, रात 9 बजे के बाद अभिमन्यु अक्सर घर पर नहीं होता है और आज भी नहीं होगा, तो तुम उसके बाद घर के पिछले दरवाजे से बिना किसी को कुछ पता लगे भाग जाना। माही को उसके कमरे में छोड़ने के बाद ज्योति जी अभिमन्यु के कमरे में आई तो अभिमन्यु अभी नहाकर बाथरूम से निकला ही था। अपनी माँ को वहाँ देखते ही अभिमन्यु ने हंसकर कहा, मॉम, अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। सुनिए ना, जाकर डेविड को कहिए कि मेरे लिए एक कप कॉफी और कुछ खाने को भी भिजवा दे। बाय गॉड, कल रात से इतना सारा काम कर लिया है कि अब तो पेट में चूहे भानगड़ा कर रहे हैं। ज्योति जी अपने लाडले को इतनी आसानी से सारी बातें लेट गो करते देख काफी हैरान थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो जाए। बेशक वो एक साइंटिस्ट था, वो भी नामी साइंटिस्ट और साथ ही बिजनेसमैन भी, लेकिन इन सब के बाद भी उसने जो किया वो एक तरह का क्राइम ही था। किसने हक दिया था उसे अपनी ही बीवी को जलाकर मारने का, और किस बिना पर वो ये सब कर गया, केवल और केवल इसलिए ताकि वो मीरा को सबक सिखा सके। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मीरा या उसका परिवार अकेले तो इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि उतना ही हाथ मेहरा परिवार का भी था इन सब में। और बेचारी माहिरा, उसका तो इन सब से कोसों दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जब ये सब हुआ तब तो वो लुधियाना में एक स्पेशल गर्ल्स सेल्फ डिफेंस कैंप चला रही थी और उसे यहाँ होने वाले किसी भी घटनाक्रम का कोई अंदाजा नहीं था। तो फिर अभिमन्यु ने उसे क्यों अपना शिकार बना लिया था। ज्योति जी ने अभिमन्यु के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, अभी लेकिन माही ही क्यों, उसका तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। जब ये सब हुआ वो बेचारी तो यहाँ दिल्ली में थी ही नहीं। ये सुनकर अभिमन्यु हंसते हुए कहा, वो दिल्ली में नहीं थी तो क्या हुआ मॉम, उसकी पहचान तो थी ना, यहाँ दिल्ली में थी ना। इसने तो मेरे साथ सबसे बड़ा छल किया है। मैं इसके पूरे परिवार में इसे ही सबसे ज्यादा मानता था, अपनी स्टूडेंट एक दोस्त की तरह समझता था।
लेकिन इसके घर में मेरी खुशियों की चिता जलाने की इतनी बड़ी साजिश रची गई और ये मेरी मदद करने के बजाय वहाँ लुधियाना भाग गई, ताकि इन फ्यूचर ये कह सके कि अभिमन्यु सर, मेरे घर वालों ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को, और उससे भी बड़ी बात कि इसे शिकार बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अंजलि खन्ना का गुमान उसकी बैकबोन थी, इसलिए मैंने इस पर हमला करके अंजलि खन्ना कमर ही तोड़ दी है। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और उसने ज्योति जी से कहा, एक और बात मॉम, आज मैं घर पर ही हूँ तो अपने दैट पूतों से कहिएगा थोड़ा कम शोर मचाएं। उद्धरण चिन्ह। ज्योति जी जानती थी कि अपने बेटे को समझाना उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो निराशा से अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए पीछे हट गई और कहा, ठीक है, मैं डेविड के हाथों तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जैसे ही ज्योति जी अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकली तो अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर उस जगह हाथ लगाया जहां ज्योति जी ने उसे छुआ था, और एक अजीब सी गंध को सूंघने के बाद उसकी आंखें गुस्से में बुरी तरह से लाल हो गई थी। वो तुरंत ज्योति जी के पीछे आया और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप माँ है मेरी, इसलिए आपका पहला धोखा माफ कर रहा हूँ। दोबारा अगर आपने मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की की मदद की ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। उसी रात 9 बजे के बाद अभिमन्यु इस वक्त कॉरिडोर में खड़ा होकर हुआ सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था, जब अचानक से ही उसने कान में किसी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी और माहिरा को इस तरह चुपके चुपके जाते देखकर अभिमन्यु बदबदाया, मानना पड़ेगा, हिम्मत तो बहुत है तुम में। माहिरा को बताया गया था कि अभिमन्यु को आज एक कॉलेज में ऑर्गेनाइज साइंस इवेंट में जाना था, तो अब वो घर पर नहीं है। तो ये जानने के बाद माहिरा ने पूरे घर के सोने का वेट किया और दबे कदमों से अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। हालांकि माहिरा मेहरा हाउस में पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन आज पहली बार ये मेहरा मेंसन उसे किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। उसे पूरे घर में घूमते हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका था, लेकिन घर के पिछले हिस्से में जाने का रास्ता वो अभी तक खोज नहीं पाई थी। जितनी बार भी उसे लगता कि उसने अंधेरे में घर के पिछले हिस्से वाला एग्जिट खोज लिया है, वो हर बार किसी न किसी गलत जगह पहुंच जाती। अभी माही दबे कदमों से घर में घूमते हुए वहां से निकलने का कोई रास्ता खोज रही थी कि तभी उसे किसी के वहां आने की आहट महसूस हुई, तो माही जल्दी से डर के मारे एक पिलर के पीछे छिप गई, लेकिन अनजाने में ही वो वहां रखे एक बड़े से फ्लावर वॉश से टकरा गई थी, जो कि माही के टकराने से गिरकर टूट गया था। वॉश के टूटने की आवाज होते ही पूरे घर की लाइट्स जलनी शुरू हो गई। जब माहिरा के कानों में एक अनजानी आवाज पड़ी, जाओ किचन की विंडो खुली है, कूदकर बाहर निकल जाओ। माही के पास अभी उस इंसान को पहचानने का वक्त नहीं था, और इससे पहले कि पूरे घर की लाइट्स जल भी पाती और अभिमन्यु के गार्ड्स आकर माही को पकड़ते, वो पहले ही किचन की विंडो से कूदकर बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही माही पिछले दरवाजे की ओर भागते हुए पीछे देखने में इतनी मशगूल थी कि अपने सामने रास्ता रोककर खड़े उस इंसान को देख ही नहीं पाए, और अचानक से उस इंसान से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही माहिरा को जैसे ही होश आया और उसने सर उठाकर अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जब 5 पहली ही मुलाकात में चढ़ा प्यार का बुखार। माही ने जैसे ही सामने देखा तो वो अभिमन्यु को देखकर थर थर कांपने लगी। जब अभिमन्यु ने आकर उसे बालों से कसकर पकड़ा और जबरदस्ती घर के भीतर ले आया, उसे माही के साथ ऐसा करते देखकर ज्योति जी जल्दी से उसके पास आई और माहिरा को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें हाथ दिखाकर बीच में आने से रोक दिया। ज्योति जी आज एक बार फिर से अभिमन्यु को समझाने में नाकामयाब रही थी। वैसे अभिमन्यु काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन जब कोई उसे सामने से आकर छेड़ देता था तो अभिमन्यु का दिमाग ठीक ऐसे ही सनक जाता था जैसे उसके पिता चिराग मेहरा का। ज्योति जी लाचार नजरों से अभिमन्यु को माहिरा को घसीटकर उसके कमरे में ले जाते हुए देख रही थी, लेकिन उनमें अब अपने बेटे से उलझने की ताकत नहीं बची थी। अभिमन्यु माहिरा को लेकर बेसमेंट में बने एक कमरे में आया और उसे किसी सामान की तरह सीढ़ियों से जमीन पर फेंकते हुए उसने कहा, अब तक केवल मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, एसीपी खन्ना की कुत्ते की दुम हमेशा टेल की टेल रहती है। अब के बाद अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो भगवान कसम तुम अपने घर पैरों पर चलकर नहीं बल्कि प्लास्टिक की थैलियों में पैक होकर जाओगी। अभिमन्यु के वहाँ से जाने के बाद माहिरा वही जमीन पर पड़े पड़े सिसक सिसक कर रोने लगी, तो अभिमन्यु ने बेसमेंट का ताला लगाते हुए कहा, थोड़ा जोर से रोना प्लीज, तुम्हारा रोना सुनकर क्या बताऊं मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। अभिमन्यु वापस मुड़कर जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुआ कि ज्योति ने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अभी बेटा उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आना जरूरी है क्या? ये सुनकर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी आशी और उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हाँ, मेरा ये करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद अभिमन्यु वहां 1 मिनट भी नहीं रुका और ज्योति जी लाचार से अपनी जगह पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जानती थी कि अभिमन्यु बेशक से बहुत शांत और रिजर्व रहने वाला इंसान था और इसीलिए आज तक कोई भी उसकी गहराई को नहीं आंक पाया था। लेकिन जिस दिन अनिशिया उसकी जिंदगी में आई तो उसके बाद अभिमन्यु पूरी तरह से बदल गया था। अनिशिया, जिससे अभिमन्यु पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला था, बस ना जाने कैसी कशिश थी अनिशिया में कि अभिमन्यु पहली मुलाकात में ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसने अनिशिया को हर पल अपनी आंखों के सामने रखने के लिए मेहरा एंटरप्राइजेस भी ज्वाइन कराने का सोचा, लेकिन अनिशिया तो एक जर्नलिस्ट थी, इसलिए अभिमन्यु के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि चाहे वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी क्यों ना बन जाता, लेकिन फिर भी उसमें अपने पिता या दादा की इजाजत के बिना कोई भी फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी, या फिर वो खुद से कोई भी बड़ा डिसीजन लेकर खुद को उन दोनों से ज्यादा सुपीरियर साबित नहीं करना चाहता था। और इसलिए पूरे देश में मेहरा परिवार इतना बड़ा नाम न सिर्फ उनके बड़े बिजनेस के कारण था, बल्कि उनके बच्चों के संस्कारों की दाद भी पूरी दुनिया दिया करती थी। अभिमन्यु के सामने बेशक उन दोनों ने ही बस यही कहा था कि अनिशिया के प्रोफेशन का उनकी कंपनी और वहां होने वाले कामों से कोई लेना देना था, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो हमेशा से ही अपने फैमिली फ्रेंड खन्ना परिवार की बेटियों को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अभिमन्यु के सामने खुलकर इस बात को कभी जाहिर नहीं किया था। लेकिन ना जाने उस पहली मुलाकात में क्या ही जादू था कि अभिमन्यु किसी सड़क छाप रोमियो की तरह अनिशिया के घर के बाहर रात रात भर खड़ा रहता और उसकी एक झलक पाने के लिए गली के आवारा मजनू जैसी हरकतें भी करता रहता। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर जब अनिशिया के पिता मिस्टर अशोक बत्रा को उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो अभिमन्यु के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये एक नामी बिजनेसमैन है और अनिशिया के पीछे पागल है तो मिस्टर बत्रा के तो होश ही गुम हो गए। अनिशिया, जो कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार कुछ समय के लिए बंगलौर में थी, जब वापस आई तो उसे अपने इस दीवाने के बारे में पता लगा। पहले तो वो गहरे शौक में चली गई थी, क्योंकि उसने तो उस कॉन्फ्रेंस में अभिमन्यु का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। उसे कहाँ इस बारे में पता था कि अभिमन्यु इस कदर उसका दीवाना हो जाएगा। लेकिन अनिशिया को ये जानकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जैसा उसे अभिमन्यु समझता था वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। दी ग्रेट साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन अभिमन्यु मेहरा को अनिशिया के खूबसूरत चेहरे से ही तो प्यार हुआ था, लेकिन उस चेहरे के पीछे की असलियत क्या थी ये बस अनिशिया ही जानती थी। एक दिन अनिशिया जब घर लौटी तो काफी समय बाद अभिमन्यु को एक बार फिर से उसका दीदार हुआ और वो ना चाहते हुए भी उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। लेकिन अनिशिया ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया और बुरा सा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। पहले तो एक पल के लिए अभिमन्यु को उसकी इस हरकत का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कहीं पढ़ रखा था कि खूबसूरत लड़कियां भाव बहुत खाती हैं, क्योंकि इसी में उनकी शान भी होती है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद तो ये रोज का काम बन गया था। शाम को काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु अपने घर ना जाकर अनिशिया के घर के बाहर अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाया करता और देर रात तक वही खड़ा रहता, अपनी ओढ़ी से पीठ टिकाए, हाथ में जलती सिगरेट लिए एकटक अनिशिया की खिड़की की तरफ देखता रहता। धीरे धीरे उस मोहल्ले के लोगों ने भी अभिमन्यु की इन हरकतों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। जब 3-4 दिन बीत गए तो वो लोग एक झुंड बनाकर मिस्टर अशोक बत्रा से मिलने पहुंच गए। मिस्टर बत्रा भी तो यही चाहते थे कि मोहल्ले के लोग इस तरह अभिमन्यु की कंप्लेन लेकर उनके पास आए, ताकि इसी दबाव में ही सही पर उनकी पागल बेटी जाकर एक बार कम से कम उससे बात तो करे। जब मोहल्ले भर के लोगों को इस तरह अपने पापा से सवाल जवाब करते हुए अनिशिया ने देखा तो वो सह नहीं पाए और तुरंत घर से बाहर निकल गई। अनिशिया ने जाते ही अभिमन्यु के दोनों कंधों पर हाथ मारा और उसे थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहा, हे लिसन मिस्टर, आखिर तुम चाहते क्या हो? अभिमन्यु को अनिशिया का इस तरह खुद को छूना बहुत गुदगुदा गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनकर अनिशिया एक पल के लिए सकते में आ गई और उसके दिल को कहीं ना कहीं उसकी ये बात छू भी गई, लेकिन जैसे ही उसे अपना सच याद आया उसके चेहरे पर आए नरमी के भाव एक पल में ही कहीं गायब हो गए और अनिशिया ने सख्त होकर कहा, अगर तुम मुझे चाहते भी हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जैसा भी है ही क्या, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिस देश की सारी लड़कियां एक हसीन नौजवान पर मरती हैं, वो हसीन नौजवान तुम्हें पसंद करने लगा। अभिमन्यु ने कहा। तो ये सुनकर अनिशिया ने हंसते हुए कहा, हसीन नौजवान मुझे पसंद करता है और तुम चाहते हो कि इस बात के लिए मैं खुश हो जाऊं। तो सुनो मिस्टर हसीन नौजवान, ये कोई चैंपियनशिप चल रही है क्या जिसकी जीत की मैं खुशी मनाऊं?
अरे तुम जैसे इंसान की नज़र भी मुझ पर पड़ी है तो मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। तुम जैसा लड़का जिसने ना जाने कितनी जी लड़कियों को कपड़े की तरह यूज किया होगा, वो किसी को पसंद करे तो ये उस लड़की के लिए कोई खुश होने की बात नहीं, बल्कि उसे तो डूब मरना चाहिए। नहीं है और ना ही थी। अभिमन्यु ने तुरंत अनिशिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो अनिशिया चौंक गई और तुरंत अभिमन्यु का हाथ हटाते हुए पूछा, क्या नहीं है? अभिमन्यु ने भी अपना हाथ जल्दी से हटा लिया और साफ साफ लहजे में उसने कहा, लड़कियां। वो तुमने अभी अभी कहा ना कि ना जाने मैंने कितनी लड़कियों को कपड़ों की तरह यूज किया होगा, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में तुमसे पहले कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारी बात अपनी मम्मी से करवा कर सब कंफर्म करवा सकता हूँ। भला किस लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई लड़का उसे पहली ही मुलाकात के बाद अपनी माँ से मिलवाने के लिए, बात कराने के लिए राजी हो जाए। ऐसा तो बस तभी हो सकता है जब उस लड़के के दिल में लड़की के लिए बहुत ही पवित्र भावनाएं हों। अनिशिया भी कहाँ अभिमन्यु की बातों से अछूती रही थी। उसके गाल भी लाल हो गए थे अभिमन्यु की इस तरह की प्यारी और मासूम बातें सुनकर। लेकिन अगले ही पल अनिशिया को अपनी हकीकत याद आ गई और उसने अपना दिल कड़ा करते हुए कहा, आई थिंक मिस्टर मेहरा के कानों में कुछ खराबी है, जिस कारण उन्हें किसी की पूरी बात सुनाई नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा कोई बात रह गई क्या आशी? सॉरी, माफ कर देना मुझे। अच्छा बताओ क्या रह गया? अभिमन्यु ने पूछा। अनिशिया को अब और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। उसने अभिमन्यु को पीछे धकेलते हुए कहा, खबरदार दोबारा मुझे आशी बुलाया तो। इस नाम से केवल मुझे मेरा परिवार बुलाता है और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते। अनिशिया की आंखों में ना जाने क्यों लेकिन आंसू आ गए थे और अभिमन्यु की कॉलर पकड़ते हुए उसने कहा, अगर तुम दोबारा यहाँ आसपास नजर आए ना तो मैं सचमुच कहीं जाकर डूब मारूंगी, समझ गए ना? ये सुनकर अभिमन्यु को अनिशिया पर गुस्सा आ गया। इस लड़की के लिए जिंदगी इतनी ज्यादा सस्ती थी क्या, जो ये इतनी आसानी से ये मरने वाली बात बोल गई। उसने अनिशिया की तरफ बिना देखे कहा, जिंदगी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती मिस बत्रा, आइंदा ऐसी बातें ना कीजिएगा। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा। अनिशिया बार बार अभिमन्यु की इंसल्ट करते हुए उसे इग्नोर कर रही थी और हर बार अभिमन्यु के प्यार भरे शब्द उसके दिल को छू जा रहे थे। अब जैसे ही अभिमन्यु पलटकर वहां से जा ही रहा था, अनिशिया की आंखें बुरी तरह से भर चुकी थी और उसका गला भी रूंध गया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और अभिमन्यु से अपनी आखिरी बात कही, अगर आप चाहते हैं ना मिस्टर मेहरा कि मैं ऐसी बातें ना करूं तो प्लीज दोबारा यहाँ मत आइएगा, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सचमुच खुद को कुछ कर लूंगी। ये सुनने के बाद तो अभिमन्यु का मन उसे एक चपत लगाने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसके बाद वो एक मिनट के लिए भी वहाँ नहीं रुका और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। अभिमन्यु के जाने के बाद अनिशिया को अपनी बेबसी और अपनी कमी पर बहुत ज्यादा रोना आ गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। स्कूल टाइम से ही जब अनिशिया अपनी सहेलियों के मुंह से उनके पेरेंट्स के बारे में सुनती थी तो उसे बहुत हैरानी होती थी कि सब तो कहते हैं पेरेंट्स हर लड़की को होते हैं, तो फिर उसे क्यों नहीं? जब उसके स्कूल से कहीं बाहर टूर जाता है तो वो क्यों नहीं जा पाती? आखिर क्या वजह होती है कि उसके माँ बाप उसे जाने की परमिशन क्यों नहीं देते? अनिशिया ने कई बार इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और पूछने पर हर बार उनका एक ही जवाब होता कि ऐसा तो होता रहता है, कुछ लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और कुछ को देरी से, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। ये सुनने के बाद अनिशिया को तसल्ली नहीं मिली थी और इस बारे में उसने ऑनलाइन सर्च करना भी शुरू कर दिया था। पहले तो पहल तो उसे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन उसका सच उसी के सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी।